नमस्कार साथियों। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में संदिग्ध संक्रमण विषैले रानीखेत रोग के कारण लगभग 1.5 लाख मुर्गियों की मौत हो गई और इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से पूरे देश दुनिया में रानीखेत रोग जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर रानीखेत रोग है क्या, इसका इतिहास क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका संक्रमण कैसे फैलता है, इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं और इसका इलाज क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रानीखेत जो बीमारी है इसका आखिर असली में नाम क्या है और क्यों रखा गया है इस बीमारी का नाम रानीखेत। इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले वर्ष 2024 में इस बीमारी को लेकर कहीं न कहीं इसके नाम को बदलने को लेकर उत्तराखंड के हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी कि इस बीमारी का जो नाम रानीखेत जैसे एक महत्वपूर्ण और खास तौर पे पर्यावरणीय जो टूरिस्ट स्पॉट है उसके नाम पर रखे जाने के कारण कहीं न कहीं रानीखेत का जो नाम है वो धूमिल हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं, बात करेंगे कि क्या है रानीखेत रोग और कैसे पड़ा इसका नाम रानीखेत। चर्चा में क्यों है, पहले हमने बताया कि आंध्र प्रदेश के कुछ जिले हैं जैसे एलूरू, गुंटूरू, प्रकाशम और गोदावरी जिले, ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर इस समय जो खास तौर पे रानीखेत रोग है जिसे न्यू कैसल रोग भी कहा जाता है, इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस बीमारी के कारण इन जिलों में लगभग 1.5 लाख जो मुर्गियां हैं उनकी मौत हो चुकी है और इस कारण से कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है वो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। तो थोड़ा सा इस रानीखेत जो रोग है, जो बीमारी है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, रानीखेत जो है ये पक्षियों की एक काफी घातक बीमारी के रूप में इसे जाना जाता है। इसका जो सबसे पहला जो मसला है, जो मामला है, जो केस है, वो कब डिटेक्ट हुआ था? तो वो डिटेक्ट हुआ था वर्ष 1927 में न्यू कैसल अपॉन टाइम जो इंग्लैंड का शहर है उसी स्थान पे सबसे पहली बार इसका पहला जो केस है वो डिटेक्ट हुआ था। संक्रामक ये एक वायरल रोग है जो कहीं न कहीं पक्षियों, विशेषकर मुर्गियों, टर्की, बत्तख जैसे जो पक्षी हैं, जो मुर्गे हैं, वो कहीं न कहीं इनसे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ये विषैले एवियन जो एलूला वायरस, जिसे हम कहीं ना कहीं AAVV1 के संक्रमण के कारण ये इसका प्रसार होता है, जिसे आमतौर पे न्यू कैसल रोग वायरस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार ये इंग्लैंड के न्यू कैसल जो प्लेस है वहीं पर डिटेक्ट हुआ था, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया। इसके अलावा देखें तो इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे एवियन जो पैरामाइकोसो वायरस है जिसे APMV1 के रूप में भी नामित किया जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो बीमारी है इसके कौन से इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो जब ये संक्रमण फैलता है, खास तौर पे जब पक्षियों की बात हो रही है, तो पक्षियों के जो श्वसन है, जो तंत्रिका है और जो पाचन तंत्र है, वो खास तौर पे इस संक्रमण से प्रभावित होते हैं। यही नहीं, इसका प्रभाव ये होता है इनके उत्पादन में जो गिरावट है वो दर्ज की जाती है, इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है, या फिर इनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। यही नहीं, रुग्णता आमतौर पे बड़े स्तर पे देखने को मिलती है और इस मामले में ये देखा जाता है कि जिन पक्षियों में इसका संक्रमण देखने को मिलता है तो इसमें स्थिति ये होती है कि संक्रमित जो भी जीव होते हैं उनकी जो मृत्यु है कहीं ना कहीं 50 या 100% तक हो जाती है। यानी इस मामले में देखें तो ये बड़ा ही घातक बीमारी है और यह एक मामूली जो जीनोसिस पशुओं का जो रोग है जो कहीं ना कहीं जो मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है और मनुष्यों में देखें तो नेत्र जो श्लेष्मा शोथ होता है जिसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं वो पैदा कर सकता है। तो इस कारण से देखें तो ये मानवों के लिए भी काफ़ी घातक और संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये जो स्थिति है ये आमतौर पे कम देखने को मिलती है और सीमित है। लेकिन फिर भी क्या है कि ये जीवों के साथ मनुष्यों के लिए भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अगर हम थोड़ा सा ट्रांसमिशन की बात करें कि ये जो रोग है इसका जो संचरण है वो कैसे होता है, तो देखिए, जो भी संक्रमित, जो इन्फेक्टेड जो बर्ड्स हैं उनके द्वारा कोई भी स्राव है, विशेष रूप से उनके जो मल हैं या उनसे अगर कोई सीधा संपर्क हो रहा है तो फिर ट्रांसमिशन होने के, संचरण होने के जो कह सकते हैं कि स्थिति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका जो दूषित चारा
है, पानी है, उनके द्वारा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उपयोग किया गया है, या उनका जो हैबिटेट है, आवास है, या जो मानव वस्त्र है, ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं इसके संचरण के महत्वपूर्ण टूल्स हो जाते हैं। न्यू कैसल जो रोग है, इसके जो वायरस हैं, ये पर्यावरण में कई सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, विशेषकर ठंडे मौसम में कहीं ना कहीं इनका जो जीवन होता है वो लंबा होता है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं इस समय कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में बड़े स्तर पे इस बीमारी का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं इस रोग के, तो देखिए जो भी प्रभावित पक्षी हैं उनकी जो उम्र है, उस उम्र के अनुसार अलग अलग पक्षियों में उनके जो लक्षण हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। खास तौर पे कम उम्र के या कहें युवा जो पक्षी हैं, उनमें आमतौर पे देखे जाने वाले जो पहले लक्षण हैं वो क्या है, छींकना, हांफना, या अक्सर अपने बॉडी को नीचे झुकाए रखना। ऐसे लक्षण जो युवा पक्षी होते हैं, कम उम्र के जो पक्षी होते हैं, उनमें देखने को मिलते हैं। ये जो बीमारी है, इस बीमारी के इस चरण में यह है कि लक्षण ब्रोंकाइटिस जो संक्रमण होता है उस लक्षण से काफ़ी मिलते जुलते देखने को मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें जो श्वसन संबंधी जो लक्षण है वो प्रकट होने से कुछ ही समय के बाद झुंड में बड़े स्तर पे इन पक्षियों की जो डेथ है वो देखने को मिलती है, और दिन प्रतिदिन ये जो संक्रमण है ये तेजी से फैलते जाता है, और जिस क्षेत्र में भी पक्षी इससे संक्रमित होते हैं तो वहाँ पर इनकी जो संख्या है काफ़ी तेजी से बढ़ती है, और बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं इन पक्षियों की मृत्यु वहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस रोग के क्योर के बारे में कि आखिर इसका इलाज क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो अभी तक जो भी रिसर्च आया है, जो कह सकते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट्स आया है, उसके अनुसार अभी तक इस बीमारी का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। संक्रमण की जो अवधि है, उसकी जो सीरियसनेस है, गंभीरता है, उसको कम करने के प्रयास के लिए कह सकते हैं कि जो उचित आवास है वो एक महत्वपूर्ण क्योर हो सकता है। अच्छी जो देखभाल है, जो केयर है, वो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह से क्या है कि अभी तक इस रोग से जुड़े हुए सीधे उपचार नहीं खोजे गए हैं, और इसी कारण से ये ज़्यादा घातक मानी जा रही है। इसके अलावा देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जो रानीखेत बीमारी है, इसका असली में नाम क्या है। तो देखिए, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में देखें तो रानीखेत जो रोग है, इसका मूल जो नाम है वो न्यू कैसल डिजीज है, न्यू कैसल रोग है। ऐसा किस लिए है? तो ऐसा इसलिए है कि पूरे दुनिया में इस बीमारी का या इस तरह के संक्रमण का जो मामला आया वो 1926 में जावा, जो इंडोनेशिया का एक शहर है, द्वीप है, वहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा 1927 में न्यू कैसल, इंग्लैंड का जो शहर था, यहाँ पर इसके मामले डिटेक्ट हुए थे। डायल ने 1987 में पहली बार पहचाना कि ये जो रोग है, जिसे हम कहीं ना कहीं अब हम रानीखेत या न्यू कैसल रोग बोलते हैं, एक वायरस के कारण होता है जो कहीं ना कहीं फाउल प्लेग से अलग है। और चूंकि सबसे पहला जो डिटेक्ट हुआ उस समय 1926 में जावा में हुआ और 1927 में न्यू कैसल इंग्लैंड में हुआ। चूंकि उस समय देखें तो इंग्लैंड का वर्चस्व पूरे दुनिया में इसकी तूती बोलती थी, तो एक तरह से इसी प्लेस के नाम पर कहीं ना कहीं इस बीमारी को सबसे पहली बार डिटेक्ट करने के कारण इसका जो नाम है वो न्यू कैसल रख दिया गया, और इस वायरस का जो नाम है वो इंडिबी, और बीमारी को कहीं ना कहीं न्यू कैसल नाम दिया गया। अमेरिका की जो सरकार है वो NCBI वेबसाइट के मुताबिक उसका ये कहना है कि ये जो महामारी है ये इंग्लैंड के बाद दुनिया के कुछ खास क्षेत्रों में धीरे धीरे इसका विस्तार देखने को मिला, जैसे कोरिया, भारत, श्रीलंका, जापान, फिलीपींस। तो ऐसे ये बहुत सारे जो जगह है वहाँ पर फैल गई। और ये भी बताया जाता है कि अंग्रेजों के जरिए कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है न्यू कैसल बीमारी, ये कहाँ पहुँची? ये इंग्लैंड से भारत पहुँची। तो कहीं ना कहीं भारत में अगर हम देखें तो इस बीमारी का जो विस्तार हुआ, जो पहली बार ये पहुँची वो अंग्रेजों के कारण ही पहुँची। अब बात करें कि क्यों रखा गया बीमारी का नाम भारत के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस रानीखेत के नाम पर। तो देखिए, वर्ष 1928 से लेकर 39 के बीच का ये पूरा मामला आता है। इसमें यह कहा जाता है कि रानीखेत में अलग अलग क्षेत्रों में मुर्गियों पर न्यू कैसल रोग महामारी बड़े स्तर पे वहाँ पर इसके मामले देखने को मिले। इसकी पुष्टि भी की गई और डिटेक्ट भी किया गया कि हाँ, ये जो मामला है ये किसका है, ये न्यू कैसल बीमारी के ही लक्षण हैं। ब्रिटिश जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसमें खास तौर पे एक चतुराई दिखाई, और उस चतुराईपूर्ण क्या किया कि हिंदुस्तान में अपने देश की जो बीमारी थी उसको कहीं ना कहीं
चालाकी से उसे भारतीयों के नाम रानीखेत पे रखते हुए इसे रानीखेत वायरस नाम दे दिया। और तब से आज तक दुनिया के कई सारे देशों में न्यूकैसल जो बीमारी है इसको रानीखेत बीमारी के नाम से जाना जाता है, जबकि मूल रूप से इस बीमारी के उत्पत्ति का जो संबंध है वो इंग्लैंड से है। लेकिन आज दुनिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस बीमारी को जो नाम दिया गया है वो रानीखेत डिजीज ही दिया गया है, जो कहीं ना कहीं भारत के बड़े ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट से जुड़ता है। और इसी मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट में रानीखेत बीमारी का नाम बदल कर कुछ और किए जाने को लेकर याचिका भी दायर की गई थी, क्योंकि इस बीमारी का जो नाम है वो उत्तराखंड के बड़े ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस रानीखेत से जुड़ता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है वो धूमिल होती है। तो इस तरह का ये बीमारी है, इस बीमारी के बारे में हमने देखा, इसका बैकग्राउंड हमने देखा, इसका नाम कैसे हुआ, इसके लक्षण क्या है, इसके क्योर क्या है, इन सारी बातों की हमने चर्चा की। इस बीमारी के साथ देखें तो कई सारी बीमारियां हैं जो किसी प्लेस, किसी व्यक्ति या इस तरह के नाम के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। तो ऐसी कुछ बीमारियों के उदाहरण की हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए मॉन्की पॉक्स है, साल 1958 में डेनमार्क के कोपेनहेगन की एक लैब में रखे गए जो बंदर हैं उन बंदरों में अजीब जो बीमारी है वो देखी गई। और ये जो बंदर हैं, बंदरों के शरीर पर एक तरह से चेचक के दाने जैसे दाने देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं ये जो बंदर थे ये मलेशिया से कोपेनहेगन लाए गए थे। जब इन बंदरों की जांच हुई, इनका टेस्ट किया गया तो इनमें एक नया वायरस देखने को मिला और फिर इस वायरस को जो नाम दिया गया वो मंकी पॉक्स दे दिया गया। यानी इन मंकियों के, इन बंदरों के नाम पर ही इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। ऐसे ही देखिए पार्किंसन रोग है। पार्किंसन जो रोग है इसका जो नाम है वो महत्वपूर्ण जो सर्जन और भूविज्ञानी जेम्स पार्किंसन है इनके नाम पर रखा गया था। जैसे पार्किंसन एक मनोदशा संबंधित बीमारी है, ये आप सभी जानते हैं, और ये एक ऐसी स्थिति है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। ये तब होती है जब मस्तिष्क में जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें डोपामाइन नामक जो रसायन है वो उचित मात्रा में नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर भी जो पार्किंसन रोग है ये खास वैज्ञानिक एक डॉक्टर्स के नाम पर इसका नामकरण पड़ा। ऐसे कई सारी बीमारियाँ, अल्जाइमर रोग है या फिर कहें तो ऐसे ही एक और बीमारी है जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं, चौबटिया पेस्ट। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके जो नाम है किसी व्यक्ति, प्लेस या इस तरह के किसी के नाम पर रखी गई है। तो ये पूरा हमने चर्चा देखा कि आखिर क्या है रानीखेत रोग, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका संक्रमण कैसे फैलता है, इसका क्योर कैसे किया जा सकता है, इन सारी बातों की हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, संक्रामक रानीखेत रोग किस प्रकार का संक्रमण है? ये विषाणु जनित संक्रमण है, जीवाणु जनित संक्रमण है, कवक जनित संक्रमण है, या इनमें से कोई नहीं? ये विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको देना है। तो आज के एपिसोड में हमने बात की रानीखेत रोग की, आखिर ये क्यों चर्चा में है, और इससे जुड़े जो भी अहम पहलू थे उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।